हाय एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। आप सबका स्क्वायर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भौतिक विज्ञान, जिसमें आप लोग को सबसे पहले मैं सिलेबस बता दे रहा हूँ आपको पढ़ना क्या क्या है और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं इसमें, और कौन से चैप्टर से या किस चैप्टर से कितने मार्क्स के या कितने नंबर के आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जितने भी सिलेबस या जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा वो सारी चीज़ें आपका एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड होगा। और यहाँ पे जितने भी न्यूमेरिकल इस यानी आपके साइंस में या भौतिक विज्ञान, जिसको फिजिक्स में अगर मैं बात करूँ तो साइंस में जो भी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको वो एनसीईआरटी बुक से न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। इसमें सबसे पहले हम लोग भौतिक विज्ञान में इसके 3 भाग होते हैं, यानी कि साइंस में जो होते हैं आपके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले तो ये समझिए कि भौतिक ये हो गया आपका विज्ञान। पहले तो हम लोग समझेंगे विज्ञान। देखिए विज्ञान जो है आपका, इसमें आपके 100 नंबर के पेपर होते थे, ठीक है, या 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से आपका 30 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं जिसको प्रोजेक्ट बोला जाता है, और 70 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होता है यानी कि लिखित पेपर होता है। सबसे पहले ये समझेंगे हम लोग विज्ञान टोटल 100 नंबर का होता है, जिसमें से 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और 70 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होता है यानी कि लिखित पेपर होते हैं। अब इस यानी विज्ञान में आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं यानी कि 3 पार्ट इसके। एनसीईआरटी बुक में देखेंगे आप तो एनसीईआरटी बुक में क्या किया गया है कि एनसीईआरटी बुक में तीनों पार्ट को यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों चीजें आपको कंबाइंड करके एक बना दिया गया। एक बुक है पतली सी, आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक का। जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उस बुक को भी दिखा दूंगा और न्यूमेरिकल भी बताऊंगा आपको कौन सा न्यूमेरिकल है, तो आप उस समय देख लेंगे। तो इसमें विज्ञान में जो है आपके क्लास 10th में विज्ञान में 3 पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं तो एक है आपका भौतिक विज्ञान या जिसको भौतिक बोलेंगे आप, दूसरा है आपका रसायन, और तीसरा आपका जीव विज्ञान। जीव विज्ञान ये आपका रसायन विज्ञान कहलाता है, ये आपका भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो अब यहाँ पे देखिए ये टोटल 100 नंबर के पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो जिसमें से 30 नंबर का आपके प्रैक्टिकल यानी प्रोजेक्ट के होते हैं। प्रोजेक्ट में आप जो भी वर्क करते हैं या टीचर जो भी आपके टेस्ट वगैरह लेते हैं उसमें आपको ये 30 नंबर का वो अपना जैसे भी कैलकुलेशन करके आपको 30 में से जो नंबर होता है वो अपना देते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम जो भी है उनको देना होता है। और ये 70 नंबर का जो पेपर होता है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको लिखित में देना पड़ता है, लिखित में करना पड़ता है। तो इस 70 नंबर में इस साइंस यानी विज्ञान में आपके 3 भाग होते हैं इसके। एक होता है भौतिक विज्ञान, एक होता है रसायन विज्ञान, एक होता है आपका जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स इसको, और आप इसको बोलेंगे इसको फिजिक्स, ये आपका केमिस्ट्री, और ये आपका बायोलॉजी यानी बायो। अब देखिए ये जो है आपके 25 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी कि फिजिक्स से 25 नंबर के पूछे जाते हैं, रसायन विज्ञान से 20 नंबर के पूछे जाते हैं, और बायोलॉजी से आपके 25 नंबर के पूछे जाते हैं। ये टोटल ऐड करेंगे आप तो 70 नंबर हो जाएंगे, क्योंकि टोटल कितने नंबर के पूछे जाते हैं, 70 नंबर के पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स पढ़ाऊंगा, और फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी बुक से आपके कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको आप नोट कर लीजिए साइड में, मैं यहाँ पे आपको सिलेबस बता दे रहा हूँ फिजिक्स का, ठीक है, यानी भौतिक विज्ञान का सिलेबस देख लेते हैं हम लोग। भौतिक विज्ञान देखिए इसमें आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो उसमें 4 चैप्टर है आपके। यहाँ पे पहला चैप्टर है आपके प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, परावर्तन तथा अपवर्तन, तथा अपवर्तन। दूसरा चैप्टर है आपको मानव नेत्र, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, रंग बिरंगा संसार, संसार। और तीसरा जो आपका चैप्टर है यानी अध्याय आप इसको बोल सकते हैं, फर्स्ट अध्याय में आपको ये पढ़ना है, द्वितीय अध्याय में ये, तृतीय अध्याय यानी तीसरा जो अध्याय है आपका वो है विद्युत, विद्युत। और जो आपका चौथा अध्याय है ये है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का
चुंबकीय प्रभाव तो ये आपके 4 चैप्टर हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, दूसरा चैप्टर है आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, तीसरा चैप्टर आपका विद्युत और चौथा चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो आप अगर इसको नोट कर लिए तो मैं यहाँ पे साइड में इसे मिटा दे रहा हूँ, ये आपका मिटा दे रहा हूँ, मैं रफ कर दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ये चैप्टर था आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये अब देखिए आपके ये 2 चैप्टर जो हैं, आपके ये 2 चैप्टर 10 नंबर के पूछे जाते हैं एग्जाम में। यानी कि आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन ये 10 नंबर, यानी ये और मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा ये दोनों मिला के चैप्टर 10 नंबर के पूछे जाते हैं। और ये दोनों आपके चैप्टर जो हैं, ये दोनों आपके चैप्टर सिर्फ 15 नंबर के पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। दोनों जोड़ेंगे आप तो 25 नंबर के हो जाते हैं। और जबकि बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा कौन से चैप्टर पढ़ते हैं, ये दोनों चैप्टर, क्योंकि उनको पढ़ने में भी अच्छा लगता है और है भी बहुत अच्छा, इसमें समझने में बहुत मजा आता है बच्चों को, तो ये सबसे ज़्यादा इस पे वर्क करते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो आपके इन 2 चैप्टर से सिर्फ 10 नंबर के पूछे जाते हैं और इन दोनों चैप्टर से 15 नंबर के पूछे जाते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस चैप्टर से जो है कि विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से ये आगे भी आपको चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे ये भी मिलेंगे, लेकिन आपको इस पे वर्क कुछ ज़्यादा करना है। इसके न्यूमेरिकल ज़्यादा आपको सॉल्व करना है। इसके एक न्यूमेरिकल मैं एनसीईआरटी बुक से सॉल्व कराऊंगा आपको, और इसके भी एक न्यूमेरिकल आपको एनसीईआरटी बुक से सॉल्व कराऊंगा। तो आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो हम लोग आज सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर चालू करेंगे और इसके परिभाषा और इसके डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ आपको मैं समझाऊंगा। तो आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग पहला चैप्टर देखते हैं, यानी पहला अध्याय देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो हेडिंग डालिए आप लोग, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। यहाँ पे मैं आपको नोट्स भी लिखवाते चलूँगा, आप साथ में नोट्स बनाते चलिए इसका, और आपको कहीं कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इससे इस प्लेटफॉर्म पे आपको एक एक सवाल और एक एक न्यूमेरिकल आपको हर चीज़ मिलेगा यहाँ पे। तो पहला अध्याय आपका क्या है, यानी कि पहला फर्स्ट चैप्टर यानी पार्ट 1 लिख दीजिए, या अध्याय 1 लिख दीजिए, या यूनिट 1 लिख लीजिए, आपको जो लगे। तो यूनिट फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे आज प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखिए इसमें आप देखेंगे तो 2 चैप्टर मिल के बने हुए हैं। प्रकाश का परावर्तन एक अलग चैप्टर है आपका, और प्रकाश का अपवर्तन एक अलग चैप्टर है, यानी अध्याय है आपका। अब यहाँ पे आप सबसे पहले, अब इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश। अब इसके बारे में हम लोग कम से कम 1 से 1.5 घंटा का लेक्चर रहेगा मेरा इसमें प्रकाश के बारे में। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए प्रकाश। तो पहला आपका हेडिंग क्या होगा, प्रकाश हेडिंग होगा। पहला आपका हेडिंग क्या होगा, प्रकाश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। अब देखिए प्रकाश क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सपोज आप मान लीजिए कि आपको मैं क्या करूं कि किसी एक अंधेरा जो है कमरा जिसमें लाइट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, और आपको उस कमरे में बंद कर दिया जाए, तो आप जब जाएंगे, या उसमें सपोज मान लीजिए कि किसी कमरे में अंधेरा है, उस कमरे में मैं आपको बोलूँ कि आप जाइए उस कमरे में, तो आप जब जाएंगे वहाँ पे जितनी भी वस्तुएं रखी हुई आपको दिखाई नहीं देगा। वहाँ पे आसपास के जितनी भी वस्तुएं हैं वो आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन आपके जाने के कुछ देर बाद उस यानी कमरे में एक विद्युत बल्ब लगा हुआ है, और उसके बाद हम स्विच ऑन कर दें तो आप देखेंगे कि वहाँ के जितनी भी आसपास की वस्तुएं आपको दिखाई देने लगेगी, और आप इस सारी वस्तुओं को बता सकते हैं कि ये वस्तु ये है और ये वस्तु यहाँ पे रखी गई है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। यानी कि जैसे लाइट आई
आपको सारी वस्तुएं दिखने लगी, उसको आप क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। तो यहाँ पे आपका प्रकाश की जो परिभाषा होगा वो क्या होगा, तो लिखेंगे आप प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, एक प्रकार का ऊर्जा है, ऊर्जा है जिसकी सहायता से, लिखते चलिएगा आप लोग, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। ये आपका ही परिभाषा हो गया। तो यानी कि मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। अब इसको समझिएगा, एक मैंने क्या बताया था आपको कि ये एक बंद कमरा है जिसमें आप यहाँ पे खड़े हैं और इसमें लाइट नहीं है, सपोज मान लेते हैं हम बंद है, यानी कि अंधेरा है इस कमरे में, और यहाँ पे एक विद्युत बल्ब लगा हुआ है आपका, ये विद्युत बल्ब है। जैसे हमने स्विच ऑन किया, यहाँ से स्विच ऑन किया तो आप देखेंगे इस यानी कमरे में क्या हो जाएगी, प्रकाश आ जाएगी, या प्रकाश की यानी यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगी, जितनी भी वस्तुएं आसपास की है वो सारी वस्तुएं आपको दिखाई देने लगेगी। तो आप इससे क्या समझ रहे हैं कि जैसे इस कमरे में लाइट आई यानी प्रकाश आई, आपको सभी वस्तुएं दिखाई देने लगी, तो उसी को आप क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो इसी प्रकार से जब भी आपको परिभाषा लिखना होगा तो आप परिभाषा क्या लिखेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब देखिए यहाँ पे ऊर्जा की मैंने बात किया, तो इसको समझ लेते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये कैसे है। तो देखिए आपने देखा होगा कि जो सूर्य होता है उससे जितनी भी किरणें आती है, तो सोलर सेल जो होता है ना, उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश के जो किरणें हैं या जो उसकी ऊर्जा है उसको हम लोग एब्जॉर्व करते हैं, और उसको क्या करते हैं, विद्युत बल्ब या टीवी या फ्रिज चलाने में हम लोग यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक एनर्जी के लिए प्रयोग होता है, इसलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं, ऊर्जा बोल सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर इस कमरे में प्रकाश नहीं होता तो क्या आप वस्तु को देख सकते थे, तो आप प्रकाश नहीं होती तो आप वस्तु को नहीं देख सकते थे। इसलिए आपको जैसे प्रकाश मिला तो आप उस प्रकाश की सहायता से उस कमरे के अंदर जो भी वस्तुएं थी आप देख सकते थे। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, वो प्रकाश कहते हैं। ठीक है, ये जल्दी से आप लिखिए, इसके परिभाषा जल्दी से डिफिनेशन लिख लीजिए। अगला हेडिंग डालिए आप लोग, प्रकाश का गुण। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग लिखिए, प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण, आप देखिए ये इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का गुण। हेडिंग है आपका प्रकाश का गुण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट, प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। पहला पॉइंट क्या, तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये आपका यानी गुणधर्म में पहला होगा। यानी कि जब प्रकाश का गुण पूछा जाएगा आपसे तो पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए कैसे, आप मान लीजिए कि ये आपका क्या सूर्य है, हमने मान लिया कि ये सन है, ठीक है, ये सन हो गया, ये हमने मान लिया कि ये पृथ्वी है। अब यहाँ से प्रकाश जो इस प्रकार से आती है, प्रकाश ये आ रही है, ये प्रकाश की किरणें आ रही है यहाँ पे पृथ्वी पर। अब देखिए प्रकाश की किरण जो है, जब सूर्य से प्रकाश की किरणें पृथ्वी पे आती है तो पृथ्वी पे आने के लिए इसको कितने माध्यम की वो करना पड़ता है, यानी उस माध्यम से गुजरना पड़ता है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं सपोज कि आपका क्या ओजोन परत होती है, फिर निर्वात होता है, फिर कितने कई प्रकार की परतों को ये भेदते हुए
हमारे पृथ्वी पे आता है, तो इसलिए प्रकाश को कोई माध्यम रोक नहीं सकता, वो सारे माध्यम को भेदते हुए आ जाता है पृथ्वी पे। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब सूर्य से यानी आती है प्रकाश, तो ओजोन परत को भेदते हुए फिर आपके निर्वात को भेदते हुए नीचे चली आती है पृथ्वी पे, तो वो प्रकाश है। ठीक है, तो पहला गुण धर्म हो गया आपका प्रकाश को चलने के लिए। दूसरा पॉइंट प्रकाश, दूसरा पॉइंट इसी में, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, यानी कि प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और प्रकाश आपका क्या है, निर्वात में भी चल सकता है। जैसे कि मैंने अभी बताया यहाँ पे ओजोन परत, उसके बाद क्या होता है आपका, यहाँ पे ओजोन परत होती है, उसके बाद निर्वात, निर्वात में भी ये प्रकाश उसको भेदते हुए नीचे आता है जमीन पे यानी पृथ्वी पे, तो यहाँ पे प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। तो ये आपके 2 पॉइंट हो गए, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। तीसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, प्रकाश अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल होती है। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, तो पहले ये 2 पॉइंट आप नोट कीजिए, तो मैं इसको ऊपर नोट कर दे रहा हूँ, इसको जल्दी से आप नोट कीजिए, जल्दी से आप इसको नोट कर लिए, थोड़ा सा लिखिए जल्दी जल्दी आप लोग। तीसरा पॉइंट देखिएगा आप, तीसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, अभी हम लोग प्रकाश के गुण की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो तीसरा पॉइंट आपका होगा, तीसरा पॉइंट प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। अब इस चीज को समझते हैं, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। जैसे कि कांच में प्रकाश की चाल कुछ और होगी, वायु में प्रकाश की चाल कुछ और होगी, आपके हीरे में प्रकाश की चाल कुछ और होगा, और आपके जो है जल में प्रकाश की चाल अलग होती है। यानी कि इन सभी माध्यमों में प्रकाश की जब आप देखेंगे चाल, तो वो सारे अलग अलग होते हैं। यहाँ पे आप इसको, आप प्रकाश को तो वहाँ पे वो चला के आप नहीं देख सकते प्रैक्टिकली, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिकली ये समझ लीजिए कि सपोज मैं आपसे कहूँ या मैं हूँ कि अगर हम लोग वो करें, जैसे कि आपसे कहा जाए कि आप एक खुले मैदान में रन कीजिए यानी दौड़ लगाइए, तो जब आप मान लीजिए सपोज आप जब खुले मैदान में दौड़ रहे हैं, तो आपकी जो चाल है वो 2 मीटर प्रति सेकंड है, सपोज मान लेते हैं, या 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो आप जब खुले मैदान में दौड़ रहे हैं तो आपकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर प्रति सेकंड है, 5 मीटर प्रति सेकंड आपकी स्पीड है खुले मैदान में। फिर मैं आपसे कहूं कि आप क्या है कि जल में दौड़िए, तो अब जब आप जल में दौड़ेंगे, आपने कभी कभी प्रैक्टिकली जब बारिश होती है तो आपने देखा भी होगा कि जल में जब आप दौड़ते हैं, यानी कि पानी में दौड़ने के लिए बोला जाए, तो आपकी चाल 101% कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि 4 मीटर प्रति सेकंड है आपकी चाल जल में। फिर मैं आपसे बोलूं कि रेत में चलिए, आप अपने रेत की चाल, तो रेत में भी आपका चाल क्या हो जाएगा, रेगिस्तान जिसको बोलते हैं, रेगिस्तान में आपकी चाल क्या हो जाएगी, आपका यहाँ पे मान लेते हैं कि 3 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि आप खुद अपने ऊपर प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं कि जब आप यहाँ पे खाली मैदान में दौड़ रहे थे तो आपकी चाल कितनी थी, 5 मीटर प्रति सेकंड। जब आप जल में दौड़ना चालू किए तो आपकी स्पीड 4 मीटर हो गई। जब आप रेत में दौड़ रहे हैं तो आपकी चाल 3 मीटर हो जा रही है। यानी कि हर अलग अलग माध्यम में खुद की आपकी चाल जो है अलग अलग हो सकती है। तो उसी प्रकार से प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। तो ये आपका 3 पॉइंट हुए, यानी 4 पॉइंट हो गए इसको लेके, कि 3 पॉइंट हुए, 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, ये आपके 3 पॉइंट हो गए। तब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल में जैसे आप अगर लिखना चाहते हैं तो इसमें एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे में आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल भी लिखते चलिए। इसमें आपका क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल अलग होगी। तो ये काम करते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये समझ लेते हैं, तो फिर प्रकाश की जो चाल है सबसे अधिक किस में होगी और सबसे कम किस में हो सकती है प्रकाश की चाल। तो देखिए पहला पॉइंट इसमें लिख लीजिए, जैसे कि इस यहाँ पे हम ए पॉइंट मान लेते हैं, ए पॉइंट सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है।
निर्वात में ब्रैकेट में लिख लीजिए यहीं पे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, सबसे अधिक प्रकाश की चाल अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें है तो निर्वात में कितना होता है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या पर सेकंड भी बोल सकते हैं आप इसको, 8 मीटर पर सेकंड। तो सबसे कम किसमें होगा तो सबसे कम प्रकाश की चाल हीरे में कितना होता है तो आपका ये होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपके 2 पॉइंट है जो आप जरूर नोट कर लीजिएगा। इसमें अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है तो निर्वात में, और सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें होती है तो हीरे में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आपके पॉइंट हो जाएंगे, तो आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट नोट करते हैं। देखिए चौथा पॉइंट आप नोट कीजिएगा, थोड़ा सा बोर्ड यहाँ पे छोटा पड़ जा रहा है तो आप इसको नोट करते चलिए। आप लोग स्पीड बनाइए, जल्दी जल्दी से लिखिए, इसको नोट कीजिए, नहीं तो आप बाद में इसको वीडियो को रुक रुक के आप लिख लीजिएगा इसको। चलिए चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो आप कुछ बच्चे ये पूछेंगे सर विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग आपको 12th क्लास में पढ़ना है, जिसको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये आपको 12th क्लास में पढ़ना है। तो आप सिर्फ यहाँ पे ये याद रखिए कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये आप याद रखेंगे कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी 5वां पॉइंट, 5 पॉइंट कम से कम गुण धर्म के आपको लिखने होते हैं। तो 5वां पॉइंट प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करती है। गमन का मतलब होता है चलती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि प्रकाश सीधी रेखा में हमेशा कैसे गमन करती है। तो कुछ बच्चे होंगे जो गाँव से आज भी बिलोंग करते होंगे या गांव में देखे होंगे, जब मोबाइल नहीं था, जब मोबाइल का ज़माना नहीं था, तो जहाँ गांव में लाइट की भी प्रॉब्लम होती थी तो वहाँ पे एक टॉर्च होता था। मैं यहाँ पे डायग्राम आपको बना के बता रहा हूँ कि एक टॉर्च होता था। आप लोगों को शायद जो बच्चे होंगे गाँव से शायद अभी भी उनके घर हो, देखे होंगे। ये एक टॉर्च है। तो इसमें क्या होता था कि सेल लगता था, और जब हम लोग इस लाइट को, टॉर्च को ऑन करते थे तो यहाँ से जो प्रकाश इस तरह से निकली वो सीधी चली जाती थी, ये सीधे चले जाती थी। इस प्रकार से आप देखते होंगे कि प्रकाश की जो रेज होती थी, किरणें जो होती थी वो सीधी चली जाती थी इस प्रकार से। तो इसलिए प्रकाश जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है, तो ये सीधी रेखा में चली जाएगी। सिंपल, अगर आप जो बच्चे नहीं देखे होंगे तो सिंपल समझ सकते हैं कि आप लोग कभी शादी में गए होंगे या शादी ब्याह में जाते होंगे तो देखते होंगे जो डीजे जो बजाता है ना, तो वहाँ पे 2 ऐसी लाइट रखा रहता है। तो आप देखते होंगे कभी कभी बहुत दूर दूर तक उसकी लाइट सीधी रेखा में जाती है। तो आपने वहाँ पे भी देखा होगा कि प्रकाश जो हमेशा वो सीधी रेखा में गमन करती है। तो ये आपके गुण धर्म थे प्रकाश के। तो आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। पहले मैंने बताया था प्रकाश पे कम से कम 1 से 1.5 घंटे का मेरा लेक्चर होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, फिर प्रकाश का अपवर्तन, फिर इसी में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण, और फिर लेंस पढ़ेंगे, ये सारी चीजें। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। आइए एक अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं, प्रकाश के स्रोत। ये आपका गुण धर्म कंप्लीट हो गया। अब अगला जो है आपका हेडिंग है प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत यानी कि प्रकाश के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, तो उसको हम लोग सॉल्व यानी समझते हैं उसको, प्रकाश के स्रोत को। देखिए फिजिक्स में मैं आपसे बता रहा हूँ कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप इसके नोट्स बनाते चलिए। आपको किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप मेरे यूट्यूब चैनल से ही पढ़ सकते हैं। अगला हेडिंग डालिएगा आप लोग, प्रकाश के स्रोत।
प्रकाश के स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, इंग्लिश में लिख लेंगे सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश के स्रोत क्या है, तो इसका लिख लीजिए परिभाषा। देखिए सबसे पहले तो प्रकाश की स्रोत का मतलब होता है जिससे प्रकाश निकलती हो, ठीक है। प्रकाश अब स्रोत का मतलब जिससे प्रकाश निकलती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश के स्रोत बोलेंगे। परिभाषा कैसे लिखेंगे उसको मैं समझाऊंगा, उससे पहले कुछ एग्जाम्पल समझते हैं प्रकाश के स्रोत के। तो देखिए सूर्य, सूर्य आपका क्या है, वो उससे प्रकाश निकलता है, तो सूर्य आपका एग्जाम्पल हो गया क्योंकि प्रकाश निकल रहा है उससे, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, चंद्रमा। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, हीरा, सॉरी, तीसरा आपका क्या हो जाएगा, तारे हो जाएंगे। और चौथा आपका क्या हो जाएगा, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब। यानी कि जब लाइट जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, तो वहां से भी प्रकाश क्या होती है, उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित का मतलब होता है निकलती है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है आपके, ये क्या कहलाएंगे, प्रकाश के स्रोत कहलाएंगे। जहां से प्रकाश उत्सर्जित होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के स्रोत कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, तो ये नोट कीजिएगा, मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ और यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, साथ में आप नोट करते चलिए। तो लिखिए, वे सभी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं, राइटिंग पे आप लोग मत जाइएगा, राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है हमारी। वे सभी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं जिनसे, जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है, जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है, होती है, उन्हें प्रकाश का स्रोत कहते हैं, उन्हें प्रकाश का स्रोत कहते हैं, स्रोत कहते हैं। जैसे में लिख लीजिएगा आप लोग, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब आदि। तो ये आपके सारे क्या कहलाएंगे, प्रकाश के स्रोत कहलाएंगे। तो कोई भी अगर आपसे पूछता है कि प्रकाश से स्रोत, प्रकाश के स्रोत क्या है, तो आप क्या बताएंगे, वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ना उत्सर्जित, उत्सर्जित का मतलब होता है बाहर निकलना, यानी जिनसे प्रकाश बाहर निकलती है, तो वो सारे वस्तुएं क्या कहलाएंगी, आपके प्रकाश के स्रोत कहलाएंगे। तो आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहीं से प्रकाश के स्रोत के आगे से हम लोग पढ़ेंगे, और उस वीडियो में हम लोग आगे इसके जो भी है प्रकाश से अभी रिलेटेड, अभी मैंने अभी आपसे बताया कि कम से कम 1 से 1.5 घंटा मेरा लेक्चर सिर्फ प्रकाश के ऊपर होगा। और उसके बाद फिर आपका जो आपका प्रकाश का परावर्तन है, ये फिर प्रकाश के अपवर्तन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे धीरे धीरे एक एक टॉपिक, क्योंकि ऐसे हम चाह रहे हैं कि आपका कोई टॉपिक छूटे ना। जो आप बच्चे जो कोचिंग वोचिंग पढ़ते हैं वहाँ पे, तो कुछ बच्चों को तो डाउट रहता है कि यूट्यूब पे सारे चीज़ें नहीं कराया जाता है, कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको एक एक टॉपिक और एक एक न्यूमेरिकल में इस प्लेटफॉर्म पे आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आप 101% विश्वास के साथ मेरे चैनल पे देखिए, आपको एक एक सवाल मिलेगा, एक एक क्वेश्चन मिलेगा इसके, और चाहे वो आपके मैथ हो, चाहे आपके फिजिक्स हो, या केमिस्ट्री हो, या आपके बायो के बच्चे जो हैं, बायो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो ऑल सब्जेक्ट, इंग्लिश और आपके हिंदी भी पढ़ाए जाते हैं, प्लस संस्कृत की भी क्लास चलती है। तो ओके गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।